नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीईटी पीजी 2024 के क्वेश्चन पेपर पर बातचीत करेंगे, जो कि आगामी सीईटी पीजी 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न पत्र के बहाने सभी विद्यार्थी पैटर्न को समझेंगे और अंतिम समय में किस तरीके से सतर्कता के साथ परीक्षा की तैयारी करके जाना है, उसको भी समझेंगे। और ये प्रश्न पत्र न केवल सीईटी पीजी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है, उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, चाहे बीपीएससी ट्री हो या फिर यूजीसी नेट, किसी भी हिंदी पट्टी राज्य में होने वाले शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से आज का ये प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम एक-एक प्रश्न पर बातचीत करते हैं और जहाँ भी व्याख्या करने की बात होगी हम उसको एक्सप्लेन करते हुए इसके उत्तरों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मिस्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय माना है। यहाँ पर एक तरीके से काल विभाजन और नामकरण सवाल पूछा गया है और इसको लेकर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई थी ताकि आप जान पाएँ कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में नामकरण किस तरीके से दिया हुआ था और समय क्या निर्धारित किया है। अगर हम प्रौढ़ माध्यमिक काल की बात करें, तो इसका जो समय है 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत के बीच माना जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी विक्रम संवत का बार-बार प्रयोग किया हुआ है, तो वो कहीं न कहीं मिस्र बंधु से प्रभावित रहे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर आधारित है। सुमेलित सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। एक तरफ कालखंडों का नाम है, खास तौर से आप देखेंगे कि रीतिकाल का यहाँ पर नामकरण दिया हुआ है और किसने दिया है, उसका दूसरी तरफ नाम दिया है। रीतिकाव्य, अलंकृत काल, कला काल, रीतिकाल। कुछ-कुछ मात्रात्मक त्रुटियाँ भी क्वेश्चन पेपर में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन उसको हम अभी त्रुटि सुधार के तौर पर देख सकते हैं। चूँकि इस प्रश्न पत्र को मैंने वेबसाइट से ही लिया हुआ है, तो इसमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने नाम लिया है, आपके दिमाग में आ गया होगा कि कौन किसका नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो हम देखते हैं, रीति काव्य नाम दिया जार्ज ग्रियर्सन ने, इसके बाद अलंकृत काल मिस्र बंधु, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल और रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि देशिल बरना सब जन मिट्ठा, यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, विद्यापति द्वारा लिखी गई है। और चाहे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ें, चाहे बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ पढ़ें, वहाँ पर ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। देशिल बयाना सब जन मिट्ठा, कुल मिलाकर जो इन्होंने मैथिली का प्रयोग किया है विद्यापति ने, उसी के संदर्भ में ये पंक्ति है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर लाइन बाय लाइन पूरी पुस्तक ही पढ़ा दी है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो विद्यार्थी अभी तक उसको हल्के में ले रहे थे या फिर इग्नोर कर रहे थे, उनसे निवेदन है कि वो ज़रूर इसको देखें। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में कौन-सा विकल्प शामिल नहीं है? यहाँ पर हमें नहीं पर ध्यान रखना है। तो शिलालेख है, ताम्रपत्र है, सिक्के भी हैं, लेकिन यहाँ पर संगत जो दिया गया है, वो नहीं है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा हो गया। तो जब आप नहीं पर जोर देंगे, तभी सही जवाब पर पहुँचेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा ने नवनाथ के नाम बताएँ। अब यहाँ पर राम कुमार वर्मा से रिलेटेड सवाल पूछा गया कि नाथों की संख्या तो 9 है, लेकिन अलग-अलग आलोचकों ने इनकी इनके नामों को बतलाया हुआ है। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि आदिनाथ का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, फिर गोरखनाथ है, इसके बाद मत्स्येंद्रनाथ है। तो जो कूट बन रहा है ACE वाला बन रहा है, तो सही जवाब तो हो गया ऑप्शन दूसरा। तो इसमें से 3 नाम तो आप जान गए। मान लीजिए आगे नाम आ जाता है तो आप क्या और बता सकते हैं। एक तो हैं गाड़ीनाथ, ठीक है? मैं शॉर्ट में इनका नाम लिख रहा हूँ। फिर चरपटनाथ, चौरंगी नाथ, ये सब याद कर सकते हैं आप। ज्वालेंद्र नाथ, ठीक है? ये सब रामकुमार वर्मा द्वारा ही हैं। भर्तृनाथ, इस तरीके से नाथों की संख्या है और आखिरी में है गोपीचंद। तो यहाँ पर देखिए, इनके क्रम को भी पूछा जा सकता है आगे की एग्जाम में या फिर अंतिम करके भी पूछा जा सकता है कि अंतिम कौन है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब था ऑप्शन दूसरा हो गया है और बाकी हमने जो एक्सप्लेन किया उसको भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है, जो कि एकदम से गलत है, आप जानते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, ये बिल्कुल सही है। अब कहा गया कि यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो है, दोनों सत्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। दोनों सत्य हैं और आर की व्याख्या ये भी गलत है। कहा जा रहा है कि ये सत्य है, ये भी गलत है, ये सत्य ही नहीं है। ठीक है, लिखा गया असत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है तो ये भी तो सत्य में ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि वो हो। यहाँ पर रहता कि ये असत्य है और आर सत्य है, तब यहाँ पर इसका सही जवाब कुछ हो सकता था। तो इसको आप आगे के लिए जरूर अलर्ट होकर देखिए। अगला प्रश्न है, कथन और तर्क पर ही आधारित दिया गया है। अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। एक नाव के यात्री दस्तावेज के संपादक कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कथन और तर्क पर ही आधारित है। हमने आप सभी को पैटर्न के हिसाब से बतलाया हुआ था कि किस तरीके से किस बिंदु से ज्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। कथन यहाँ दिया गया कि प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं और दूसरा कथन दिया गया है स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक है। अगर हम प्रेमचंद को देखें तो प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कहानीकार रहे हुए हैं, तो इसका तो ये जवाब क्या हो गया, सही है। और स्वयं प्रकाश के बारे में बात की जा रही है कि 8वें दशक के रचनाकार हैं, ये भी बात सही है। इनके जो समकालीनों में रहे हैं उनके नामों को भी आप ध्यान में रखिए। काशीनाथ सिंह हो गए, ठीक है, संजीव कहानीकार हैं एक, और पंकज बिष्ट का नाम सुने होंगे, तो इन लोगों को रख सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो गया, यहाँ पर सही जवाब है कि कथन एक और कथन दो दोनों क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है कि खुमाण रासों की भाषा है, इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थी टेलीग्राम और व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे कि क्या है खुमाण रासों की भाषा। तो सही जवाब है राजस्थानी। और बहुत सारे बच्चे डिंगल के ऑप्शन को लगा रहे थे। डिंगल क्या है, एक शैली है, ठीक है, और राजस्थानी क्या है, एक भाषा है। तो यहाँ पर देखिए भाषा पूछा गया कि खुमान रासों की भाषा क्या है, तो हो गई राजस्थानी। इसको ध्यान में रखिए, इसी तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। नकटौरा उपन्यास की लेखिका है, हमें बताना है नकटौरा उपन्यास की लेखिका कौन है। ऑप्शन में चार नाम दिए गए हैं, इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा चित्रा मुदगल है नकटौरा उपन्यास की लेखिका। रेत समाधि किस विधा की कृति है, हमें यहाँ पर बताना है। तो सही जवाब है उपन्यास है रेत समाधि, और किसकी है, ठीक है, गीतांजलि श्री की रचना है ये, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और बाकी इस पे पुरस्कार भी मिला था, वो भी पुरस्कार आप जरूर ध्यान में रखिए। ठीक है, अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार कौन पुरस्कार है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार रहा है। यहाँ पर सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। यहाँ पर जीवनी दी गई और उनके प्रकाशन वर्ष हैं। बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित, कलम का सिपाही, कमलेश्वर मेरे हमसफर, निराला की साहित्य साधना। तो अगर हम इसका मिलान करें तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है कि जो हरिश्चंद्र का है वो हो गया 1904 ईस्वी में, कलम का सिपाही 1962 में, इसके बाद कमलेश्वर मेरे हमसफर ये हो गया है आपका 2005 में, और निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वो भी सुमेलित पर ही आधारित है। लेखक और रेखा चित्र के बारे में पूछा गया है। चेतना के बिंब, मेरा परिवार, हम हशमत, समय के पांव। ठीक है, तो अगर इसके हम कूट को मिलाएं तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है, यानी कि महादेवी वर्मा मेरा परिवार। ठीक है, इसके बाद जो माखनलाल चतुर्वेदी है, माखनलाल चतुर्वेदी का हो गया समय के पांव, नगेंद्र का आप देख रहे हैं कि चेतना के बिंब, और कृष्ण सोबती हम हशमत। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ रचनाकार है, तो इसका जो सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये सभी तथ्य आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में पढ़ते हुए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। पूछा गया कि नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, कारण हमीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है।
तो यहाँ पर गंगा प्रसाद गुप्त, जो कि चर्चित उपन्यासकारों में उतने नहीं आते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखें, लेकिन यहाँ पर छोटा-सा चमत्कृत करने के लिए सवाल पूछ लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि नूरजहाँ गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक तो है, लेकिन हमीर बताया जा रहा है सामाजिक है, जो कि गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन यहाँ पर तीसरा कि ये तो सत्य है, लेकिन उसका जो कारण दिया गया है, वो कारण सही नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित पर ही आधारित है, एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार है, ठीक? तो बादल की मृत्यु, परिव्राजक की प्रजा, गुल की वन्नो, काठ का सपना। तो इसको हमें मिलान करना है, ठीक? तो मिलान करने के बाद हम देख लेते हैं कि डी का 4, डी का 4 दो-दो जगह दिया हुआ है। इसका मतलब है कि और कुछ हम यहाँ पर मिलान करते हैं। अगर मिलान करेंगे तो इसका जो हो रहा है पहला ऑप्शन, बादल की मृत्यु, रामकुमार वर्मा, फिर परिव्राजक की प्रजा, ये हो गया आपका शांतिप्रिय द्विवेदी, गुल की बन्नो, धर्मवीर भारती। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है जो कि कथन और तर्क पर ही आधारित है कि प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। इसका चित्रण वे निर्मला और सेवा सदन में करते हैं। तो कृषक जीवन के रचनाकार हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे आप गोदान पढ़ेंगे, ठीक है? आप प्रेमाश्रम पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो कहा गया कि किसान जीवन का चरित्र उन्होंने निर्मला और सेवा सदन में किया हुआ है, ये ऑप्शन क्या है? एकदम गलत है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसी तरीके से कोरिलेट करके आपको करना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? 10 तस्वीरें जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया है? इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, रेखाचित्र संस्मरण। 10 तस्वीरें। देखने में प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन है खतरनाक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सुमेलित पर ही आधारित है। रचना दी गई है, रचनाकार हैं। मंटो मेरा दुश्मन, सिंहावलोकन, जंजीरें और दीवारें, ये और वे, ठीक है? तो इसके आधार पर हमें सुमेलित करना है कि कौन किसका है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर सुमेलन के रूप में है, ऑप्शन चौथा है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क, फिर सिंहावलोकन यशपाल का, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जंजीरें दीवारें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी, और ये और वे जैनेंद्र कुमार। तो आगे के लिए जरूर इस सुमेलित वाले प्रश्न को देखिए, हो सकता है कि इसमें से घुमा फिरा कर कुछ सवाल आ जाए। अगला प्रश्न भी कथन और कारण पर आधारित है, जो कि एक तरीके से प्रयोजनमूलक हिंदी और कहें कि राजभाषा से रिलेटेड है। राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है, उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके हिसाब से कहें तो दोनों की बात सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। जो आज हम राजकाज के सरकारी कामकाज और प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग करते हैं, वही मानक खड़ी बोली है। लेकिन राष्ट्रभाषा का प्रयोग कहीं भी हमारे संविधान में नहीं किया गया है। हम ज़्यादा संख्या बोले जाने पर हिंदी को राजभाषा के तौर पर ज़रूर मानते हैं और भावनात्मक रूप में भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। यहाँ पर हमें जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में बात करना है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गए एक घूँट सज्जन। तो ए और बी जो होगा इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ए और बी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। हायवदन जो है वो गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसको आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। और रक्षाबंधन आपने जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ा होगा तो हरि प्रेमी करके रचनाकार रहे हैं, उनका है हरि कृष्ण प्रेमी, अगर मैं कहूँ सही से तो। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया है रक्षाबंधन। वैसे कहानी भी रक्षाबंधन नाम से है, लेकिन यहाँ पर नाटक के बारे में हमें बताना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है उनको हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। और आपने एक किताब का नाम भी सुना होगा जो कि प्रोफेसर अमरनाथ द्वारा लिखी गई है, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो इसमें केवल आप हिंदी जोड़ लीजिए, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, तो वहां पर आप चीजों को समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। ये थोड़ा सा नया प्रश्न हो सकता है, संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग, हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, बिहार राष्ट्र भाषा पटना, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। अब इनका स्थापना वर्ष यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन तीसरा। इसको मिला लेते हैं एक बार हम। हिंदुस्तानी अकादमी
प्रयाग की स्थापना हुई थी 1927 में। हिंदी प्रचार सभा वर्धा की स्थापना हुई थी 1942 में। बिहार राष्ट्र भाषा पटना की स्थापना हुई थी 1947 में। और साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 1954 ईस्वी में। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न जो कि कथन पर ही आधारित है। वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से आपूरित करना है। प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पणन, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर हमें बतलाना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है, सत्य है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यण संधि का उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अत्याचार। आप देख रहे हैं कि इसमें अति और आचार करके है, अत्याचार हो जा रहा है, ई का य हो जा रहा है, तो यण संधि हो गया। और बाकियों में आप देखेंगे भी, यहाँ पर भी आगे के लिए ध्यान में रखिए कि इसमें वृद्धि संधि है, ठीक है, इसमें गुण संधि है और इसमें दीर्घ संधि है। और बड़े मार्के की बात है कि संयोग से अभी तक कितने भी यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मैं ही बनाया हूँ क्या? ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि नाम दे दिया गया है। यण संधि सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है। तो कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। हिंदी व्याकरण को लेकर हमने विस्तार से बातचीत की हुई है, आप जरूर उसको देखिए, तभी आप बढ़त बना पाएंगे। यहाँ पर पूछा गया कि सिंधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, सिंधुर्मी दिया हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। अब बस इसको आपको लिखने के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि सिंधु कैसे लिखा जाता है और उर्मी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे उर्मिला लिखा जाता है तो ध्यान में रखिए कैसे। यहाँ पर आपको ध्यान, यही बस अंतर आप देख रहे हैं कि है। ठीक, तो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। तो यहाँ पर कौन सी संधि, ये भी आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा, मैं बस संकेत किया हूँ। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो तो वहां अलंकार होता है। जहां पर प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है समासोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो भी चीजें बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संधि। ठीक, अगला प्रश्न है कथन और कारण पर ही आधारित है। प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर दोनों वाक्य क्या है, सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो यहाँ पर वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत कौन नहीं है उसे हमें बताना है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संपूर्ण वर्तमान। जो यहाँ पर दिया गया वो नहीं है, बाकी जितने भी हैं। और हमने काल पर चर्चा करते हुए विस्तार से आप सभी से चर्चा की। व्याकरण वाला पोर्शन जरूर देखिए अगर और अधिक नंबर लाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि जितेंद्रिय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? तो अलग अलग जितेंद्रिय शब्द लिखा हुआ है और हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जित प्लस इंद्री, जितेंद्रिय हो गया। अब इसमें कौन सी संधि है ये भी आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो उस लक्षण के आधार पर, क्योंकि मैंने बतलाया है आप सभी को कि व्याकरण क्या है, फार्मूला पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो टाइप करने वाला है सीवीटी में भी लग रहा है हिंदी पढ़ने वाले कमजोर ही पहुंचे हुए हैं, तो मात्रात्मक त्रुटियां ज्यादा दिखलाई दे रही हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चय ही मिलेगी। ये क्या हो गया? यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है, इसका बल्कि आज्ञा सूचक वाले में जो है परिश्रम करो सफलता निश्चित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है जो कि आज्ञावाचक है। एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर परिश्रम करो सफलता निश्चित है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए ये नया पैटर्न है, एक काव्यांश दे दिया है और उसको हमें क्रमबद्ध करना है। यानी कि काव्यांश जब आपको मालूम रहेगा तभी आप इसको क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि
जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं, नर पशु निराश और मृतक समान। इस तरीके से निरा, तो इसको हम यहाँ पर एक तरीके से वो करते हैं। अगर क्रम से करेंगे तो इसका जो क्रम बन रहा है वो है ऑप्शन तीसरा, कि पहले डी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर ई होगा, फिर सी होगा। ठीक है, तो वही है कि जिसको नहीं जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान, ठीक है, इसके बाद है वह नर नहीं, नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ये नया पैटर्न है, तो इसका मतलब है कि जो भी छोटी कविताएं हैं उनको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं से भी घुमाकर 4 लाइन पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो तमाम समास यहाँ पर दिए गए हैं, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ऑप्शन चौथा चंद्रशेखर, यानी कि आप देखेंगे कि शंकर इसका तीसरा अर्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, यानी कि संधि पर आधारित है। अन्वेषण, पवित्र, जलौध, विरोचित, तो इसके आधार पर हमें मिलान करना है कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। ठीक, तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। तो अन्वेषण का जो संधि विच्छेद है यण संधि, फिर इसके बाद पवित्र का अयादि, जलौध का आप देख रहे हैं कि जलौध का हो जाएगा वृद्धि, और विरोचित का हो गया गुण। तो हो सकता है कि इन्हीं में से कोई शब्द आपको अगले एग्जाम में संधि के तौर पर पूछ लिया जाए। पूछा गया कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, निष्फल, तथापि, पुरस्कार, प्रत्येक, भास्कर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो सही कूट बन रहा है वो कूट बन रहा है निष्फल, पुरस्कार और भास्कर। ए सी ई वाला जो कूट बन रहा है वो इसका सही जवाब है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी आप देख रहे हैं कि 2 संधियां और दी गई हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि तथापि और प्रत्येक, किसी में यण है, किसी में दीर्घ है। तो क्या है उसको दिमाग में आप जरूर ले जाकर फिक्स करिए। अगला प्रश्न है नायक नायिका का भेदज निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्श का वर्णन, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्ति है। जिस हिसाब से लक्षण बतलाया गया तुरंत आपका दिमाग में आया होगा कि ये सब सारी चीजें हमने रीतिकाल में पढ़ी हुई हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कितनी बार इन सभी प्रवृत्तियों और विशेषताओं को बतलाने का प्रयास किया हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम क्या है। तो प्राकृत व्याकरण आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सही जवाब है हेमचंद। किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। ठीक है, किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देव ने रीति को। रीति एक तरीके से देखा जाए तो चूंकि रीति काल में काव्य लक्षण इत्यादि पर भी बात की जाती थी, काव्य शास्त्र पर भी बातचीत की जाती थी। तो रीति को, जैसे आपने व्याकरण में पढ़ा होगा खासतौर से काव्य शास्त्र में, कि रीति को कई ने कहा काव्यांग, यहाँ पर देव ने इसको काव्य का द्वार कहा है। ये जरूर आप ध्यान में रखिए, नया प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है हमें। रचनाएं दी गई हैं बीजक, हरडेवाड़ी, सतबानी, सत सतबनी लिखा हुआ है लेकिन सतबानी होना चाहिए था, सुंदर विलास। तो हमें इसको मिलाना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, तो देखा जाए तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब पुट करने पर आ रहा है वो दूसरा है, कि कबीर का हो गया बीजक। ठीक है, आप सुंदरदास का देखेंगे सुंदर विलास हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो दादू दयाल है, दादू दयाल का यहाँ पर जो ग्रंथ हो रहा है वो सी का हो रहा है, दूसरा हरडेवाड़ी, और रैदास का हो रहा है सतबानी। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर मिलान में एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक, मिलान में हो रहा है बी, बी हो गया तो ए का हो गया आपका 1, फिर बी का हो गया 3, यानी कि रैदास का हाँ हो गया, फिर इसके बाद सी का हो गया 2 और डी का हो गया 4। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक, इसी तरीके से मिलान करिए आगे, ये सब क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। अगला प्रश्न भी सुमेलित पर ही आधारित है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गुआ गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। ये सभी पंक्तियां ऐसी हैं, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, जो कि आमतौर पर आप सुनते रहते हैं। तो दशरथ सुत तिहुलोक बखाना कबीरदास का हो गया, 1 का 3 हो गया। अजगर करे न
ये हो गया मलुकदास का हो गया, फिर ये हो गया जयसी का और फिर तुलसी का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को सॉरी निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। यहाँ पर क्रम दिया हुआ क्या हो सकता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रख लेना है कि किसका समय कब से कब तक है। ये सब अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो तुरंत इसको बता देंगे आप। ठीक। इसमें सबसे पहले तो आपको आना चाहिए भारतेंदु युग। सी जिसमें सबसे पहले होगा वही इसका सही जवाब होगा। ठीक। तो हो गया इसका बी आंसर सही हो गया, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। आगे बात करते हैं। भल्ला हुआ जो महारिया महारा कंतु बहणी महारा कंतु लज्जेजू तो वयसिम जय भग्गा घरी एंतु। ये पंक्ति न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया कि हेमचंद। ठीक। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। और जब इस पंक्ति को आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जरूर देखे होंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। कथन एक कथन दो के बारे में हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों बातें सही हैं। राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल साकृत्यायन जिन्होंने की हिंदी काव्य धारा नाम से पुस्तक लिखी हुई है और उसमें उन्होंने ये चर्चा की है कि सरहपा जो है हिंदी के पहले कवि हैं। सरहपाद यहाँ पर उनका नाम भी दिया जाता है। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या मानी गई है। इसी तरीके का प्रश्न ऊपर आया हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा 9। निम्नलिखित में से 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं है। 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं है, हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लुइपा है, कड़प्पा है, विरूपा है, ये लोग तो हैं लेकिन नहीं है हमें बताना है, यानी कि सी और ई जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास आप जानते हैं कि दास से भाव की भक्ति रखते हैं। बाकी सूरदास ने सख्य माधुर्य के रूप में मीरा का है। ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किस विद्वान का ये कथन है? इसका जो सही जवाब हो गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब भी समन्वय की बात आती है द्विवेदी जी का नाम आपको ध्यान में रखना है। रहीम की रचना नहीं है, यहाँ पर रहीम की रचना नहीं है, हमें बताना है। ठीक है। तो नवरस पद्यावली और नाममाला जो है वो रहीम की रचना में नहीं है। बी ई और जो है सही जवाब हो जा रहा है इसका, यानी कि ऑप्शन तीसरा है। तो ये किसकी है? नवरस पद्यावली आप देखेंगे कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है और नाममाला बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो एक से अधिक लोगों ने नाममाला लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर आप बी को भी अगर कनेक्ट कर लेंगे तो भी सही जवाब तक जा सकते हैं। बाकी सब रचनाएं रहीम की हैं। अगला प्रश्न है कि कथन एक और कथन दो दिए गए हैं, उसकी आधार पर हमें बताना है। पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है ऊपर में है 53। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि कथन जो पहला वो तो सत्य है लेकिन दूसरा क्या है? असत्य है। ठीक है। यहाँ पर बताया कि शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऊपर की बात सही है। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा भक्ति वीरता का वर्णन ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा संबंधित है? यहाँ पर वाक्य में भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न है कथन और तर्क पर आधारित है, यानी कि कारण पर पूछा गया कि रुद्रट ने शांत एवं प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख किया है। शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान माना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कारण तो सही है लेकिन जो कथन दिया गया वो भी सही है। ठीक है। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है ये कितना मतलब थोड़ा सा पढ़ने में आपको ध्यान में रखना है। रुद्रट शांत और प्रयाण दो नए रसों का उल्लेख करते हैं और शांत रस अक्सर हमने पढ़ा है उसको कि इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, लेकिन यहाँ पर सम्यक ज्ञान भी उसके उसको ध्यान ध्यान में रख सकते हैं शांत रस को लेकर। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है अभिधा उत्तम काव्य है किसने कहा है? तो एक लंबी पंक्ति को शॉर्ट में ही पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, देव ने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है लक्षणा मध्यहीन। इस तरीके से एक लाइन है, आपने जरूर कहीं न कहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला देव।
अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। यहाँ पर प्रीति होना चाहिए था। प्रीति करी काहो सुख न लग्यो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आप ही प्राण दग्यो। का अब ये कथन है। कहा गया कि रूढ़ि लक्षणा जहाँ रूढ़ि के कार्य कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उसे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा है। तो इसके हिसाब से इसका जो सही जवाब है, अगर हम क्वेश्चन 57 की बात करें, तो दोनों तो सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही करते हैं। यहाँ पर बस मात्रात्मक त्रुटियां हो गई हैं। ये पंक्ति हमने कमेंट सेक्शन में आप सभी से पूछा था कि किसकी है, तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का क्या मतलब है, क्या आशय है? तो पुष्टि का मतलब होता है अनुग्रह। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित नहीं है। जो भी इसमें लक्षण दिए गए, इसकी विशेषताएं हैं, उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो लक्षणा में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो मुख्यार्थ में बाधा होती है, बिल्कुल सही है। लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है, भी सही है। लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, भी सही है। और यहाँ पर चौथा है कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत है, और बाकी सारी चीजें सही है। आगे के लिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा रहा। अगला प्रश्न है कि किस रीतिकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम काव्य माना? एक तरीके से आप देखें कि रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन। सही जवाब हो गया देव। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो जो इन्होंने रस सूत्र दिया था, उसकी पहली व्याख्या किया था भट्ट लोलट ने। ठीक, तो यहाँ पर भट्ट लोलट ध्यान में रखें। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। पूछा गया भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति और प्रीति। बिल्कुल सही है ये। यहाँ कीर्ति तथा अर्थ का संबंध कवि से है। श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश तथा धन की प्राप्ति होती है। ये भी बात क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी? यहाँ पर रसवादी आचार्य के बारे में पूछा गया है। काव्य लक्षण, तो काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले अलंकारवादी, रसवादी, दो तरीके के रहे हैं आचार्य। उसमें हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है पंडित राज जगन्नाथ, जिनकी रचना आपने रमणीयार्थ प्रतिपादकम करके पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? सही जवाब है हरिराय, कवि हरिराय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये सब क्वेश्चन लगभग सभी विद्यार्थी सही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है? ये यहाँ पर काव्य हेतु से रिलेटेड है कि काव्य सृजन को हेतु किसको मानते हैं? सही जवाब है प्रतिभा को। प्रतिभा को तमाम लोगों ने माना हुआ है, भामा ने भी माना है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? ये यहाँ पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने प्रयोग किया है काव्ययोग, बल्कि कई जगहों पर काव्यांग शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ मात्रात्मक त्रुटियां भी हैं, तो ये भी कई बार परीक्षाओं को प्रभावित कर सकती हैं, परीक्षार्थियों को टेंशन दे सकती हैं। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया हुआ है? इसे हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न है, किंचित दर्श रसास्यते प्रवर्तते, नहीं रसाद्रते काश्चित दर्श प्रवर्तते, उक्ति किस आचार्य की? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा मम्मट। यानी मम्मट से आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक मम्मट को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इनको सर्वग्राही आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? सिनेमा का आविष्कार किसने किया है, हमें बताना है। तो सही जवाब है इसका यहाँ पर ऑप्शन तीसरा थॉमस अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सूचना का दिव्य शास्त्र किसे कहा गया है? एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, वर्तमान समय में सूचना का दिव्य शास्त्र किसे कहा गया है, हमें बताना है। सही जवाब है सूचना का दिव्य शास्त्र। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी विज्ञापन। जो चीज हम देखते हैं विज्ञापन बार बार वही चीज हमारे दिमाग में आ जाती है। अगर कोई विज्ञापन नहीं करता है तो माना जाता है कि वो सही से अपनी सूचना नहीं पहुंचा पा रहा है। नई कविता का प्रकाशन, जो नई कविता पत्रिका है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा 1954 में
ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी और ये जगदीश गुप्त करके थे इसके संपादक। अगला प्रश्न है जो कि मिलान पर आधारित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संचार के तत्व कौन-कौन से हैं? संचार के माध्यम कौन है? अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति, संचार के कार्य। इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। ये हो सकता है कि वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि संचार के तत्व कौन-कौन है? आपको ध्यान में रखना है स्रोत, डिकोडिंग, संदेश शोर, आगे के लिए ज़रूर ध्यान में रखिए। संचार के माध्यम है, ठीक है? इसके बाद हो गया अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति कौन-कौन से हैं? ठीक, सी का 2 हो गया और संचार के कार्य कौन-कौन से हैं? ये इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी अगर किताबें नहीं पढ़ पाए हों, इसको ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये घुमा-फिरा कर कहीं न कहीं से आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब है हमने बता दिया है। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, इसका सही जवाब है समाचार सुधा प्रकाशन का वर्ष वर्ष जो रहा है वो है 1854 ईस्वी। ठीक, 74 का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन दूसरा। 1854 ईस्वी में कई जगहों पर 1954 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, 1854। अगला प्रश्न है, सुमेलित पर आधारित है। श्यामा स्वप्न, मुर्दों का टीला, सोना और खून, परख, ये उपन्यास हैं, इनको हमें मिलाना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हो रहा है, ठीक? तो ए का हो गया 2, जगमोहन सिंह के बारे में हमने पूरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आप सभी को बतलाया हुआ है। मुर्दों का टीला, आप देख रहे हैं कि मुर्दों का टीला हो गया बी का 3 रागे राघव, सोना और खून हो गया चतुर्सेन शास्त्री, परख जो कि है जैनेंद्र का। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कुल 75 प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की। उम्मीद है कि प्रश्न के पैटर्न को आप समझ गए होंगे, सही उत्तरों को भी समझ गए होंगे और आगे के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से थोड़ा अपने को अलर्ट किए होंगे, किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है और किसको नॉर्मली तरीके से तैयार करके जाना है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो आंसर को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि इसके सही जवाब तक आपको पहुँचाया जाए। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।